वंदे मातरम। बंधुओं, आज हम बात करते हैं समाज के उस वर्ग का जो समाज में परिवर्तन ले आता है, पुरानी रूढ़ियों को ध्वस्त करता है और नए आयाम स्थापित करता है, जो समाज की गतिशीलता के लिए उत्तरदायी होता है। जो भी विकास कह लीजिए या गति हमें देखने को मिलता है, वह इसी वर्ग के कारण मिलता है। अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो हम इसको कहते हैं नेता, लीडर। परंतु वास्तव में हमारी समस्या क्या है कि हम शब्दों का अर्थ न जानने के कारण उनका सदैव ही दुरुपयोग करते हैं। आपने देखा होगा, परिवार में यदि कोई बच्चा नालायक जिसको कहते हैं, पढ़ लिख नहीं रहा है, कुछ करता नहीं है, सुबह शाम तक इधर उधर अनावश्यक कार्यों में लिप्त रहता है, नॉन प्रोडक्टिव वर्क में, तो समाज के लोग, परिवार के लोग कहते हैं कि ये नेता बनेगा। और एक तरह से कुधारणा हमारी बन गई है। भाई लालू के दो बच्चे हैं, एक उप मुख्यमंत्री था और एक मिनिस्टर ही था, हेल्थ मिनिस्टर था शायद। हमारी इन्हीं कुधारणाओं का नतीजा है। हम जब नेता चुनते हैं तो वास्तविक रूप से एक जो पैरामीटर्स होने चाहिए, जो मानक होना चाहिए, उनके आधार पे नहीं चुनते। अभी जैसे कुछ दिन पहले केजरीवाल जी कह रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है। नेता पढ़ा लिखा, अनपढ़ कैसा है और किस तरह का नेता होना चाहिए, इस पे थोड़ा सा आज हम विचार करते हैं और देखते हैं कि भाई नेता का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो नेता या लीडर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो होता है जिसके अंदर समाज को नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता हो। वास्तव में अगर हम देखें तो लोकतंत्र की एक बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं, और लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी जो कमी कहेंगे वो ये है कि पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स, जो भारतवर्ष में जातिगत और क्षेत्रगत राजनीति के रूप में देखने को मिलता है, ये एक तरह से दुष्परिणाम है लोकतंत्र के, जिसमें बातों को फैब्रिकेट करके, मैनिपुलेट करके कुछ चालाक, विद्वान बुद्धिमान नहीं कहेंगे, चालाक लोग, क्लेवर, सत्ता को हथियाते हैं। वास्तव में समाज को दिशा देने की क्षमता जिसके में हो, समाज का नेतृत्व करने की क्षमता जिसमें हो, दिशा कौन देगा? जो खुद सुलझा हुआ हो, जो खुद दिशाहीन हो, पथभ्रमित हो, वो किसी को दिशा देगा, ऐसा सोचना मूर्खता है। अभी 2024 का इलेक्शन आ रहा है, बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के नेतागण हमारे पास आएंगे। हम मूल रूप से अगर हम बात करें, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो सबसे ज्यादा अगर प्रतिशत में मत जो कांग्रेस को मिले वो राजीव गांधी को मिले 1984 में। उसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू का सब लोग गुणगान करने लगते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और उस समय प्रधानमंत्री थे जब कोई और राजनीतिक दल मुश्किल से थे, और तब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो मैक्सिमम, अधिकतम जो वोट प्रतिशत पाए थे वो 47% था। अधिक से अधिक वो 47% वो वोट सिक्योर कर पाए थे। अर्थात अगर सही कहा जाए तो इसको हम कह सकते हैं कि वो अकेले दौड़े फिर भी सेकेंड ही आए। लेकिन राजीव गांधी 1984 में 49% से ज्यादा
वोट उनको मिले। अब विचार करने योग्य तथ्य यह है कि आखिर राजीव गांधी को वोट मिले क्यों। लोगों के बीच में एक कहते हैं कि इमोशनल सेंटिमेंटल होकर लोगों ने वोट किया कि उसकी मां मर गई और पिता पहले से नहीं थे, तो हमारे यहां की भाषा में कहते हैं टूअर, जिसकी मां ना हो। और ये कह कह के लोगों ने एक तरह से ऑर्फन कह लीजिए या यतीम कह के लोगों ने उसको प्रधानमंत्री बनाया इतने भारी मतों से। हम ये नहीं कहते कि अभी वो योग्य थे कि नहीं थे, लेकिन जो हमने पैरामीटर जो मानक चुने वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं थे। किसी को इसलिए वोट करना कि वो बहुत पढ़ा लिखा और बहुत क्वालिफाइड है, या किसी को इसलिए वोट करना कि वो बहुत हैंडसम स्मार्ट है, एक पॉलिटिशियन है। सचिन तेंदुलकर अभी कहीं चुनाव में जीत जाएंगे, क्यों जीत जाएंगे ये हम नहीं जानते। लोग वोट कर देंगे, क्यों करेंगे ये लोगों को नहीं पता, मूर्खतावश करेंगे। भाई कोई अच्छा क्रिकेट खेल सकता है, वो अच्छा आपको लीड भी कर सकता है, ये तब तक सिद्ध नहीं होता जब तक वो कोई ऐसी क्वालिटी ना दिखाए। वो आए समाज के साथ 10 साल 5 साल काम करे, हो सकता है उसके अंदर पोटेंशियल हो, परंतु वास्तव में हम यही भेद नहीं कर पाते हैं कि हमको लीडर किस आधार पर चुनना है। अब देखिए इसमें बड़ा बारीक सा अंतर होता है। एक लफंगा जो होता है परिवार का, एक जो कोई काम न करने वाला अनप्रोडक्टिव सदस्य, और जो दिशा देने वाला है, दोनों में बड़ी सिमिलरिटी आपको दिखेगी। एक कार्य निवृत्त है और एक कार्य मुक्त है। एक जिम्मेदारी इसलिए नहीं ले पा रहा है क्योंकि उसकी योग्यता ही नहीं है जिम्मेदारी लेने की, और दूसरा जिम्मेदारी इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि उसका लक्ष्य कुछ और है। दोनों बड़ा अंतर है, लेकिन सहज बुद्धि दोनों का एक ही मान लेती है। अगर हम भारतीय परंपराओं की बात करें तो परिवर्तन या विकास का वाहक कौन होता था? जो जंगलों में हमारे ऋषि मुनि रहते थे, बहुत लोग चर्चा करते समय ये मान लेते हैं कि वो अनप्रोडक्टिव थे, कुछ नहीं करते थे, जबकि वास्तविकता यह है कि समाज को दिशा देने का कार्य, समाज को गति प्रदान करने का कार्य वही करते थे। अगर हम थियरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करें, उधर विकास का सिद्धांत, तो समाज एक स्तर से दूसरे स्तर पे जो पहुंचता है, अगर हम शुरू की बात करें तो सब्सिस्टेंस इकोनॉमी थी। जितना हम पैदा करते थे उतना खा लेते थे, कोई सरप्लस कोई बचत नहीं थी। धीरे धीरे हमने सरप्लस जनरेट किया, और सरप्लस जब जनरेट हुआ तो उसी के साथ एक वर्ग निकल के आया जिसको हम लेजर क्लास कहते हैं, या कार्य निवृत्त वर्ग, जिसको एक आम बोलचाल की भाषा में थिंक टैंक भी बोलते हैं, जो कुछ नहीं करता है। आपको वो अकर्मण्य सा दिखेगा, लेकिन वास्तव में वो अकर्मण्य नहीं है। उसका शरीर शिथिल है, लेकिन उसकी बुद्धि निरंतर 24 घंटे चल रही है। आपको लगता होगा कि जो आईआईटी गया है वो समाज को गति देगा और दिशा देगा, नहीं, सवाल ही नहीं है। वो नौकरी करेगा। कहते हैं कि इन्फोसिस जो बना नारायण मूर्ति को चूंकि नौकरी नहीं मिली, इसलिए उन्होंने इन्फोसिस खड़ा कर लिया। अगर उनको एक अच्छा पैकेज मिल गया होता तो शायद आज इन्फोसिस एग्जिस्टेंस में नहीं होता। हम इन्फोसिस को समाज को गति और दिशा देने वाला नहीं मानते हैं, बट एक एग्जाम्पल हमने दिया। वास्तव में हम आदिकाल से देखें, महात्मा भगवान बुद्ध हो, महात्मा भगवान महावीर हो, ये राज परिवार से थे। इन्होंने समाज को दिशा कब दिया, एक नया रास्ता कब सुझाया? जब वो अपने राज के दायित्व से मुक्त हुए, निवृत्त हो गए।
उन्होंने अपना महल छोड़ा और तब जाके वो समाज को दिशा दे पाए। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं है कि हर कोई घर छोड़ के निकल जाए, नहीं, जबरदस्ती घर छोड़ के निकल जाने वाला समाज को दिशा नहीं देता है, वो पलायनवादी होता है, भागने वाला होता है। लेकिन ये जो लेजर क्लास है, वास्तव में वो कोई बन नहीं सकता है, वो पैदा ही होता है, उसकी क्षमता सोचने की ही है। और यही वो क्लास है जिसने समाज में जितने भी टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हुए, न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, सेब बहुत दिनों से वो पेड़ से नीचे गिरता रहा होगा, लेकिन वो खाली बैठा था, लेकिन उसका दिमाग चल रहा था। ये जो लेजर क्लास होता है वो स्थापित व्यवस्था से उतना संतुष्ट नहीं रहता है, असंतुष्ट रहता है। चाहे हम सोक्रेटिस की बात करें, चाहे प्लेटो की बात करें, अरिस्टोटल की बात करें, भारतवर्ष में हम वेद व्यास की बात करें, वाल्मीकि की बात करें। वाल्मीकि ने परिवार के भरण पोषण के लिए रत्नाकर, जो उनके पूर्व में नाम था, वो डकैत हुआ करते थे, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त होके फिर उन्होंने रामायण की रचना की। आदि गुरु शंकराचार्य, ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने समाज को दिशा दी, गति दी। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, आप कितने भी नाम ले लें, ये अपने किसी भी, सबसे बड़ी बात होती है कि इस प्रकार के लोगों का कोई अपना निहित स्वार्थ नहीं होता है, कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं होती है, सामूहिक जिम्मेदारी ये लेते हैं और उसका निर्वहन करते हैं। वास्तव में समाज में जो भी परिवर्तन होता है उसके वाहक यही लोग हैं, जिनको हम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि अरे यार ये कुछ नहीं करता है, ये तो नकारा है, जबकि वास्तविकता ये है कि ये जो बहुत ज्यादा अपने को करने वाला समझ रहा है, उसके किए एक परिवार चलता है, लेकिन जिसको देख के आपको लगता है कि ये कुछ नहीं करता है, उसके किए सृष्टि, एक व्यवस्था चलती है। हमने बात किया प्रधानमंत्री की, क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री भी इसी एक जो कार्य निवृत्त वर्ग है या लेजर क्लास, उसी से आते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, इन लोगों की अपनी कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारियां नहीं है जिसका निर्वहन करना है। या हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों की बात करें, 2000 से ऊपर प्रचारक हैं जिनकी अपनी कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, वो सामूहिक जिम्मेदारी का ही निर्वहन कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं। अब देखिए, वैसे नवीन पटनायक है, उनकी भी कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, और वो भी एक तरह से कह सकते हैं कि व्यवस्था के लिए ही अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किए हुए हैं। अब एक तरफ तो ये लोग हैं, एक तरफ भाई ममता बनर्जी को भी देखिए, जयललिता थी, ये लोग भी आपको लग सकता है, मायावती जी थी, हैं, मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन है, ये लोग भी लग सकता है कि ये लोग भी लेजर क्लास कभी भी दूसरे पे डिपेंडेंट होकर सत्ता हथियाने वाला वर्ग नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये लोग प्राइमा फेसिया प्रथम दृष्टया लग सकते हैं, लेकिन इनका निहित स्वार्थ हर जगह दृष्टिगोचर होगा आपको। भीष्म संहिता में भीष्म पितामह कहते हैं कि क्षत्रिय को किसी का दास नहीं होना चाहिए। ये वो कर्ण से कह रहे होते हैं कि अपने मित्र को समझाओ और दुर्योधन से कहो कि क्षत्रिय को किसी का दास नहीं होना चाहिए, और वो अपनी महत्वाकांक्षाओं का दास हो गया है। तो अगर आपकी कुछ महत्वाकांक्षाएं भी हैं तो भी वो निहित स्वार्थों की इस श्रेणी में आता है। हमें ये बनना है, हमें वो दिखाना है, ये भी एक प्रकार का स्वार्थ ही है। लेजर क्लास, अभी देखिए, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी
एओ ह्यूम ने की थी, तो उनके बहुत सारे पत्राचार ऑन रिकॉर्ड हैं। दबी जबान में बिपिन चंद्र जी ने अपने पुस्तक में भी लिखी है, मॉडर्न इंडिया में। दबी जुबान में इसलिए क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस अगर उनकी किताब छपने नहीं देती, जाहिर सी बात है, अगर वो कुछ कांग्रेस के अगेंस्ट लिखते। लेकिन उन्होंने इस पत्राचार का जिक्र किया है जिसमें वो डफरिन के साथ और उस जो आका उनके बैठे थे इंग्लैंड में, इवन जो इंग्लैंड के उस समय क्राउन थे, उनके साथ भी पत्राचार हुआ। और उन्होंने ये कहा कि भारतवर्ष में हम ऐसे बहुत सारे महात्माओं को जानते हैं जिनके नियंत्रण में समाज की बागडोर है और वो समाज में दिखते नहीं है, वो समाज से अलग रहते हैं, उनके पास एक सुपर नेचुरल पावर्स है। वास्तव में ये कौन लोग थे? यही लेजर क्लास, जिसको इंटेलिजेंसिया कहते हैं, प्रबुद्ध वर्ग, थिंक टैंक, जो वास्तव में लाइमलाइट में नहीं रहते हैं, लेकिन समाज के वास्तविक जो कर्णधार हैं, जो वाहक हैं परिवर्तन के, वो यही लोग हैं। और जो भी परिवर्तन होता है, सकारात्मक या नकारात्मक, दोनों इन्हीं के कारण होता है। तो इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि आपके पास कोई फॉर्मल डिग्री हो, आप कहीं के टॉपर हो। ये जन्म से एक तरह से ये आपकी प्रवृत्ति होती है सोचने की, समाज को दिशा दिखाने की। ये अलग बात है कि जो धीरे धीरे चीजें अंग्रेजों के हाथ से निकल गई, कांग्रेस आगे, बीजी तिलक वगैरह आ गए, लेकिन वास्तविकता यह है कि 1857 की क्रांति को देख के अंग्रेज हिल गए थे और उनको अब लगने लगा था कि यहां से जाने का समय हो गया है। लेकिन कांग्रेस की स्थापना ने, केवल कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई, कांग्रेस की स्थापना के साथ साथ अंग्रेजी हुकूमत की भी स्थापना यहां हो गई कि लोगों में जो एक विद्रोह का भाव उबल रहा है उसको शांत कैसे किया जाए, इसका मंत्र मिल गया उनको। तो ये जो बौद्धिक वर्ग है या लेजर क्लास है, ये दिखता नहीं है, लेकिन हर परिवर्तन में इसकी सहभागिता होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जो सोच है कि नेता कौन बनता है, उसे बदलनी पड़ेगी। हमें जब हम कहते हैं कि भाई वो इधर चला गया तो उसका शुद्धिकरण हो गया, अब उसका करण, भाई उसके हर कृत्य के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि उसका चुनाव हमने किया है और हम उसको समर्थन दे रहे हैं, तभी उसकी मांग है। और समर्थन देने का आधार जो होना चाहिए, देखिए ये जो कास्ट सिस्टम की हम जैसे जब बात करते हैं, कास्ट ओरिजिनली जो है ये व्यवस्था भारतीय हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कास्ट जो वर्ड है वो इंडियन, वो भारतीय ओरिजिन का है ही नहीं, ये पुर्तगीज वर्ड है कास्टा, और वर्ण को उन्होंने कास्टा किया, कास्टा से फिर कास्ट हो गया, और जिसको हम धो रहे हैं। वास्तव में अभी आपने सुना होगा पंच परमेश्वर। पंच जो पहले होते थे गांव में 5 होते थे, 5 ही क्यों होते थे, कम या ज्यादा क्यों नहीं? तो देखिए हमारी जो व्यवस्था थी वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण थे और वर्ण में कोई हिरार्की नहीं थी, ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे था। भारतीय सभ्यता और संस्कृति कभी हिरार्की में इंफीरियर सुपीरियर ऊपर नीचे में सोचने की आदि ही नहीं रही है। भारतीय व्यवस्था परंपराएं जब भी जो भी विचारधारा है वो सर्किल में एक वृत्ताकार सोच है, सब एक ही स्तर पे रहते हैं। तो पंच जो ये 4 वर्ण हैं, मूल रूप से ये ऑक्युपेशनल ग्रुप्स हैं, ये ऐसे समूह हैं जो एक निश्चित प्रकार का कार्य करते हैं। तो ये ऑक्युपेशनल ग्रुप, तो 4 ऑक्युपेशनल ग्रुप के 4 रिप्रेजेंटेटिव, और 5वां जो है वो लेजर क्लास है, प्रबुद्ध वर्ग, इंटेलिजेंसिया, थिंक टैंक या कार्य निवृत्त वर्ग से एक व्यक्ति रहता था जो
सामंजस्य बना के रखता था चारों वर्णों में, या चारों प्रकार के कार्य करने वालों के बीच सामंजस्य स्थापित करता था। तो ये जो लेजर क्लास है उसका महत्व तो बहुत अधिक है। कई बार हम त्रुटिवश या सूचना के अभाव में या कहें कि ज्ञान के अभाव में हम ऐसे वर्ग का निरादर कर जाते हैं। हमको लगता है कि नहीं, ये तो बस अनप्रोडक्टिव क्लास है। जो इकोनॉमी में, अर्थशास्त्र में भी ऐसे लोगों को हम कह देते हैं कि ये अनप्रोडक्टिव क्लास है और इकोनॉमी पे बोझ जैसा है, जबकि वास्तविकता ये है कि अर्थव्यवस्था एक बहुत छोटी सी व्यवस्था है। ये संपूर्ण जो व्यवस्था है राष्ट्र की, उसके विषय में ये जो लेजर क्लास है या कार्यनिवृत्त वर्ग है वो सोचता है। और समाज में जो गति है, जो सकारात्मक परिवर्तन है, कभी कभी नकारात्मक परिवर्तन के भी वाहक हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक जो परिवार का लफंगा है उसको आप नेता तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन एक जो विचारशील व्यक्ति है उसके बारे में आप गलत राय रखते हैं। तो हमें सबसे पहले नेता के चुनाव करने में सावधानी बरतनी पड़ेगी। इलेक्शंस आ रहे हैं, आप जिसको समर्थन देंगे, आप जिसका चुनाव करेंगे, धीरे धीरे राजनीतिक दल भी उन्हीं लोगों का चुनाव करेंगे। अभी अगर हम देखें तो जैसे जयशंकर जी अभी फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्या इसके पहले कभी इस तरह की व्यवस्था बनती थी कि भाई एक जो डिप्लोमेट है, जो इतने दिन से आईएफएस रहा है, जो उसको हम एक्चुअल में जिसको ज्ञान है, जिसको नॉलेज है, उसको हम जिम्मेदारी दें। एक इंजीनियर है जिसने ट्रैक पे काम किया है, हम उसको रेल की जिम्मेदारी दें। इस तरह की व्यवस्था कब बन सकती है? जब हम ऐसे लोगों को समर्थन देंगे जो वास्तव में योग्य हैं। हम इस मानसिकता से बाहर आए कि भाई ये कुछ काम नहीं करता है, अनप्रोडक्टिव है, तो ये नेता बनेगा। अरे कैसे नेता बनेगा? हम कहते मजाक में है, लेकिन मजाक में कहते कहते अभी एक कोई इस्कॉन के गुरुजी हैं, विकार का आर्गुमेंट कर रहे थे कि आप ये करेंगे तो ये बनेंगे, ये करेंगे ये बनेंगे, और 10वीं फेल हो के फिर नेता बन जाएंगे। ये मूर्खतापूर्ण बात है। ये हम कह के कहते ना कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, हम कह के कुछ चीजें वास्तविकता में परिवर्तित कर देते हैं जो अवास्तविक है, जो होना नहीं चाहिए, लेकिन हम कह के उसको कर देते हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य इतना है कि हमें जो एक हेयर लाइन डिफरेंस है उसको समझना चाहिए कि लेजर क्लास और नकारा दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक समाज को गति देगा, दिशा देगा, और दूसरा दिशाहीन है, वो गर्त में ले जाएगा। तो आने वाले समय में आप भी इनमें अंतर करने का प्रयास करें। हमारा एक वेग सा ये विचार था, हो सकता है आपको अस्पष्ट लगे, हो सकता है अस्पष्ट लगे, लेकिन लेजर क्लास की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। तो हम ऐसे लोगों को अपना नेतृत्व प्रदान करें जो वास्तव में समाज को गति देने में सक्षम। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।